नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मेडावल हिस्ट्री का ही पार्ट है यामनी वंश। कल हम लोग ने देखा था अरबों का आक्रमण, तो आज हम लोग देखेंगे तुर्कों का आक्रमण। तो देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कहानी के हिसाब से पढ़िएगा तो आपको पढ़ने और सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहे, थोड़ा सा कहानी को भी समझे। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपका पूरा का पूरा सॉल्व भी होगा, लेकिन एक समझने के व्यू से इतिहास को हम कहानी के हिसाब से देखते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा भारत पर तुर्कों का आक्रमण। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था अरबों का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण में हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तो पूरी जानकारी हासिल कर लिए थे। तो आज हम लोग मोहम्मद गजनबी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यामनी वंश या गजनबी गजनी वंश। तो देखिए, कहानी स्टार्ट होती है, हम आपको पहले भी बता चुके थे, उमैद खलीफा। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में। तो कुछ कारणवश पता ही आपको, सिया सुन्नी में लड़ाई होते होते तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। आज भी दोनों में युद्ध होता है। तो इराक की एक राजधानी है बगदाद, वहाँ पे अब्बास खलीफा की स्थापना होती है। और इसका स्थापना कौन करता है? तो अब्दुल अब्बास इसका स्थापना करता है। तो अब्बास खलीफा क्या करता है? उमैद खलीफा को जड़ से मिटा देता है। और अब्दुल अब्बास, जो अब्बास खलीफा का पहला खलीफा होता है, वो कहता है हम रक्त के वो प्यासे होते हैं, बोलता है हमें रक्त अच्छा लगता है। और इस तरह से वो उमैद खलीफा को पूरी तरह से नष्ट करके इराक के बगदाद में अब्बास खलीफाओं का स्थापना करता है। तो सब 500 वर्ष तक लगभग अब्बास खलीफा शासन करता है। उसके बाद ईरानियों में उसके बाद हम कहानी चलते हैं यहाँ पे। तो ईरानियों में क्या होता है? ईरान पे कुछ अरबों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। तो वहाँ से कुछ जो मुसलमान लोग भाग के तुर्की चले आते हैं और वहाँ के आदमी के साथ रहना प्रारंभ करते हैं। तो वहीं पे रहने के क्रम में देखिए, वहाँ पे एक वंश का स्थापना होता है, समनी वंश। इसी वंश का एक शासक होता है अब्दुल मलिक। इसी का गुलाम था अल्तगिन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि अल्तगिन ही यामनी वंश का स्थापना करता है। तो अब्दुल मलिक के टाइम में अल्तगिन खुरासान का गवर्नर रहता है। ठीक है, तो जब अब्दुल मलिक का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद अल्तगिन धीरे धीरे अपने सत्ता को फैलाने लगता है और गजनी को अपना राजधानी बनाता है। इसीलिए हम लोग यामनी वंश के संस्थापक किससे जानते हैं? अल्तगिन को। और ये राजधानी किसे बनाता है? गजनी को। इसके बाद अल्तगिन की मृत्यु 963 ईस्वी में हो जाती है। तो जब अल्तगिन की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा इसहक 3 साल तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद उसका एक सेनापति रहता है बलकुतगिन, ये शासन करता है। इसके बाद अल्तगिन का ही एक गुलाम रहता है पिराई, और वो गद्दी पर बैठता है। उसके टाइम में जो भारतीय क्षेत्र हैं, जो आपका पंजाब, मुल्तान, पेशावर, ये सब क्षेत्र में इसको हिंदू शाही प्रदेश बोलते थे। इसके राजा होते हैं जयपाल। ये अपने पुत्र के सैनिक के साथ अपने पुत्र के नेतृत्व में कुछ सैनिक भेज के वहाँ पे आक्रमण करवाते हैं यामनी गजनी पे के कुछ प्रदेश पे। तो उस युद्ध में एकदम से आके सपुतगिन आक्रमण करता है और जयपाल के जो पुत्र के सैनिक होते हैं उसे पराजित कर देता है। तो इससे सपुतगिन की विख्यात कुछ ज़्यादा बढ़ने लगती है और सपुतगिन पिराई को हटा के गद्दी पर कौन बैठ जाता है? सपुतगिन। और सपुतगिन 20 वर्ष तक धुआंधार शासन करता है। 977 से 957 ईस्वी तक सपुतगिन वहाँ पे शासन करता है। तो देखिए, सपुतगिन अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत कर देता है, बहुत दूर तक फैलाता है।
इसके बाद क्या होता है ना, सुपुतगिन के ही टाइम में 986 और 987 ईस्वी के बीच में जो हिंदू शाही राजा होते हैं जयपाल, ये आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे रहता है पेशावर, यहाँ पे होता है यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका क्या, गजनी, ये हो गया लमकान, ये गजनी हो गया, ये हो गया लमकान, और ये हो गया पेशावर। तो लमकान और गजनी के बीच के क्षेत्र पर जो जयपाल होता है ये आक्रमण करता है। कब? 986 ईस्वी को। तो जब आक्रमण करता है तो वहाँ पे युद्ध करता है, लेकिन तूफान आने के कारण जयपाल के सैनिक इधर उधर हो जाते हैं, तो जयपाल वहाँ से वापस हो जाता है, क्योंकि जयपाल चाहता था कि मेरे सीमावर्ती इलाके में कोई नया साम्राज्य इतना विकसित ना हो सके जो बाद में हमें दिक्कत दे। उसके बाद लाहौर की एक संधि होती है। बाद में जब जयपाल अपने प्रदेश वापस आता है तो वो लाहौर की संधि मानने से इनकार करता है। इस कारण सुपुतगिन जयपाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तुर्क जो लोग पहले आक्रमण किए थे, सबसे पहले कौन किए थे? तो आप गजनी आंसर टिक मत लगाइएगा, सुपुतगिन। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? सुपुतगिन। सुपुतगिन क्या करता है, जो ये गजनी लमकान और पेशावर जो होता है ना, तो लमकान और पेशावर के बीच के प्रदेश को जीत लेता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, गजनी का पूरा सीमा अब एकदम से हिंदू शाही प्रदेश के टच में आ गया। उसके बाद सुपुतगिन की मृत्यु हो जाती है। जब सुपुतगिन की मृत्यु होती है, वो उसका छोटा बेटा इस्माइल गद्दी पर बैठता है। जब इस्माइल गद्दी पर बैठता है तो ये बड़ा पुत्र जो रहता है गजनबी, इसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है और ये छोटे भाई को हटा के गद्दी पर बैठ जाता है। तो 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक ये गजनी का बागडोर इसके हाथों में रहता है। देखिए, गजनबी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 को इसका जन्म होता है, यानी कि 27 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठ जाता है। तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ये किस व्यक्तित्व का था। तो ये गजनबी जो गद्दी पर बैठने से पहले ये भी खुरासान का गवर्नर था। तो एक वीर योद्धा सेनापति था, न्यायप्रिय था। कहा जाता है अपने न्याय के कारण ये अपने भतीजे को भी कत्ल कर दिया था, और अपने साम्राज्य को बहुत विकसित करता है और तलवार के नोक पर इस्लाम का बहुत प्रचार करता है। कौन? गजनबी। तो यहाँ तक भी अपने साम्राज्य को इतना विकसित कर लेता है कि वो उस समय जो खलीफा होते हैं जो बगदाद में, अल कादिर बिल्ला, इसके भी साम्राज्य से इसका ज़्यादा साम्राज्य फैल जाता है। तो लेकिन कोई भी शासक जो कि मुस्लिम का नेतृत्व करता हो, उसे खलीफा से अनुमति लेना जरूरी होता है। तो इसी क्रम में गजनी जो खलीफा इराक की राजधानी बगदाद की खलीफा जो रहते हैं अल कादिर बिल्ला, इससे 2 उपाधि मिलता है इससे। यमीन उद्दौला, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। एक उपाधि मिलता है यमीन उल मिल्लात, यानी कि मुस्लिमों का संरक्षण। ये 2 उपाधि से नवाजा जाता है मोहम्मद गजनबी। एक कहानी और भी कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी एक बार तो खलीफा को ही बोल दिया था कि अगर हमें समाकंद की उपाधि नहीं मिले तो हम खलीफा के विरुद्ध आक्रमण करेंगे। तो चलिए उस बात को दूर कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यमीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, इसका अर्थ हुआ यमीन उद मिल्लात, मुस्लिमों का क्या संरक्षक। उसके बाद देखिए सुल्तान की उपाधि, ये पहला पूछा जाएगा, पहला कौन शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था? कौन था? गजनबी, ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। देखिए, कहा जाता है कि गजनी जो है गजनबी, वो 17 बार भारत पे आक्रमण करता है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, 12 बार आक्रमण किए हैं, क्या कि 17 बार का कोई जानकारी नहीं मिलता, तो कम से कम 12 बार तो आक्रमण किया गया है। तो उसी में से कभी कभी पूछता था सर हेनरी इलीबर्ट, ये जो इतिहासकार हैं, इन्होंने बताया नहीं 17 बार आक्रमण किया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा 17 बार आक्रमण का जिक्र किनके द्वारा बताया गया है? तो सर हेनरी इलीबर्ट के द्वारा बताया गया है कि 17 बार आक्रमण किया गया है।
देखिए गजनी का मेन उद्देश्य क्या होता है? गजनी का उद्देश्य होता है धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसका उद्देश्य रहता है कि इस्लाम धर्म को प्रचार करना है। तो इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए धन की आवश्यकता है। तो धन आएगा कहाँ से? तो धन लूटते हैं। तो कहा जाता है कि जब ये खलीफा से ये उपाधि लिए थे यामीन उद दौला और यमीन उद मिल्लात की, तो उस समय इन्होंने कसम खाया था कि हम प्रत्येक वर्ष हिंदू शाही राज पर आक्रमण करेंगे, हिंदू प्रदेश पर आक्रमण करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, साम्राज्य का विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं था। समाज का विस्तार करना का इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो चलिए मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो कुल 17 बार की जानकारी के बारे में हम लोग को उतना नहीं जानना है, तो कुछ कुछ आक्रमण जो हुआ है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी वर्सेस हिंदू शाही जो प्रदेश रहता है जयपाल का, तो हिंदू शाही के सीमावर्ती इलाकों में करता है और कुछ किला जीत के चला जाता है, लूटपाट करता है हिंदू शाही प्रदेश के और लूटपाट करके भाग जाता है। तो पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में करता है गजनबी, किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध, जो हिंदू शाही प्रदेश का राजा रहता है। तो जब जयपाल के विरुद्ध करता है तो वहाँ पे जयपाल की पराजय होती है और जयपाल के जो होते हैं पुत्र नाती, सभी संबंधियों को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन 2.5 लाख दिनार देने पर मोहम्मद गजनबी इसे छोड़ देता है। जयपाल को इतना दुख होता है, इतना ज़्यादा, कि वो आत्मदाह कर लेता है कि जिसके पिताजी हमको नहीं हरा पाए सुपुतगीन, उसका बेटा हमको हरा दिया, तो इस गिलानी से वो आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग छठा आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बीच में भी आक्रमण करते रहा, पेशावर के सभी क्षेत्र को जीता। उसके बाद छठा आक्रमण 1008 से 1009 ईस्वी में गजनबी वर्सेस आनंदपाल। आनंदपाल कौन था? जयपाल का पुत्र था, इसके विरुद्ध करता है। तो आनंदपाल, जब जयपाल की हार होती है तो आनंदपाल वहाँ से भाग जाता है और कुछ कुछ सेना जो कि एकत्रित करके गजनी से युद्ध करता है और गजनी जयपाल को पराजित करता है और वहाँ से नारायणपुर में आके भयंकर लूटपाट करता है गजनी, और फिर सारा धन उन लेके वो चला जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसके 12वें आक्रमण के बारे में, जो कि 1020 से 1021 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो ये कहाँ पे किया गया था? पहले 12वें आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। 1018 से 1019 बीच में किया गया था। गजनी कहाँ करता है? तो गजनी कन्नौज पे आक्रमण करता है। ठीक है, कन्नौज पे आक्रमण करने के लिए सोचता है। तो उसके पहले जो कन्नौज कभी हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, उससे पहले मथुरा पे वो पूरा लूटपाट करता है। कहा जाता है मथुरा में कम से कम मंदिरों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पे खूब लूटपाट करता है और ज़मीन कोड़ कोड़ के वहाँ से सोने ऊने को लूटता है, अपने पास लेता है और इस क्रम में वो कन्नौज की तरफ आगे बढ़ता है, वहाँ पे लूटपाट करता है। उसके बाद एक गुज्जर प्रतिहार के जो राजा रहते हैं राज्यपाल, वो युद्ध करने के बजाय भाग जाते हैं, युद्ध नहीं करता है। उसके बाद तो इसके लिए तो और अच्छा हुआ गजनबी के लिए, और वो वहाँ से लूटपाट करके मंछावन के तरफ पूरा लूटपाट मचाता है और यहाँ से चला जाता है सभी सोना वोना लेके। तो जब राज्यपाल वहाँ से भाग जाता है तो एक राजा होते हैं कालिंजर का, चंदेल शासक था, विद्याधर नाम था। वो क्या करता है, सभी हिंदू राजा से मिल के राज्यपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है और इसकी हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि ये लड़ा नहीं था, भाग क्यों गया। तो इस समाचार को सुनने के बाद एक बार पुनः गजनी भारत पर आक्रमण करता है। गजनबी 1020 से 1021 ईस्वी में वो आक्रमण करता है। तो विद्याधर सैनिक लेके तैनात रहता है। बुंदेलखंड सीमा पे दोनों में भयंकर युद्ध होता है, दोनों में पूरा युद्ध होता है। तो शाम होते होते तो विद्याधर का सैनिक का एक टुकड़ी पराजित हो जाता है, जिससे विद्याधर भयभीत हो जाता है पूरी तरह से और वो रात को ही वहाँ से भाग जाता है।
जब सुबह देखता है गजनी कि मेरे सामने योद्धा नहीं है, सारे सैनिक हट गए हैं, तो वो आश्चर्य होता है। अब विद्याधर के भागने का परिणाम ये हुआ कि उस इलाके को पूरी तरह से गजनी तहस नहस कर देता है। स्त्री पुरुष सबका कत्ल करता है, पूरा धन संपदा लूटता है। उसके बाद 1 साल के बाद 1021 से 1022 ईस्वी में फिर गजनी आक्रमण करता है। तो इस बार किलंजर पर आक्रमण करता है, जिसका शासक रहता है विद्याधर। तो यहाँ पे आक्रमण करता है, तो विद्याधर तो वहाँ पे तो भाग गया था, लेकिन उसका जो अपना सैनिक संगठन था वो उतना विफल नहीं हुआ था। तो इस कारण किलंजर के किले को जीतने में गजनबी को बहुत परेशानी होता है और नहीं मुश्किल होता है जीतना। तो आखिरकार संधि करता है, विद्याधर को 15 किले सौंप देता है विद्याधर को। तो पहला सफल विद्रोह जो होता है तो करने में कौन सफल हुआ? तो विद्याधर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, पहला सफल विद्रोह करने में कौन सफल लिया? तो विद्याधर। तो गजनी इसको 15 किले दे के संधि करके वो यहाँ से चला जाता है। इसका जो इतिहास में सबसे बड़ा आक्रमण है और सबसे विख्यात आक्रमण है वो 16वां आक्रमण है। आप 17वां याद नहीं रखिएगा, 16वां आक्रमण है 1025 ईस्वी में। ठीक है, 1025 ईस्वी में ये आक्रमण किया गया गजनी के द्वारा। कहाँ पे? तो सौराष्ट्र, जिसे आज हम लोग गुजरात बोलते हैं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। वहाँ उस समय वहाँ के शासक थे भीमदेव। ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सोमनाथ शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि 200 मन के सोने की जंजीर से सोमनाथ के घंटी बजाया जाता था और 300 पुरुष स्त्री हमेशा शिवलिंग के सामने चारों बगल नाचने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और 1000 पुजारी कम से कम मंदिर के परिसर में पूजा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और उन शिव जी के जो छत्र थे वो उसमें इतने प्रकार के हीरे जवाहरात भरे हुए थे कि लग रहा था कि जैसे कि सारा संपत्ति मंदिर में ही आके समा गया है। और 10,000 गांव का पूरा धन इकट्ठा उस मंदिर को दान दिया जाता था। तो बहुत संपत्ति था। यहाँ से सबसे ज़्यादा संपत्ति मोहम्मद गजनबी को यहाँ से मिला। तो मोहम्मद गजनबी आक्रमण करता है। कुछ जो वहाँ पे पुजारी और कुछ हिंदू होते हैं वो मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का सामना करते हैं डटकर, लेकिन हार जाते। एक दिन तक तो रोक के रखते हैं कि गजनबी को। अगले दिन वो मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, मंदिर परिसर में, और कम से कम 50,000 हिंदुओं का कत्ल होता है। उसके बाद वहाँ से मोहम्मद गजनबी अपार संपत्ति लूटता है, सोने हीरे जवाहरात पूरा लूटता है। और शिव जी के जो शिवलिंग जो होते हैं, जो इसे शिव जी का आदर्श का प्रतीक माना जाता है शिवलिंग, उसको यहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जामी मस्जिद में, गजनी के जामी मस्जिद में, वहाँ के सीढ़ी में कहा जाता है लगा देते हैं। तो जो सोने इतना संपत्ति जो लूट के ले जा रहा था, तो उसको सिंध और पेशावर के क्षेत्र में, सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में जाटों का विरोध का सामना करना पड़ता है। तो कुछ उसके धन इधर उधर बिखर जाते हैं। और मोहम्मद गजनबी के बारे में कहा था वो धन के बहुत लालची थे। तो इस कारण आखिरी आक्रमण 1027 ईस्वी में गजनबी कहाँ करता है? जाटों के विरुद्ध करता है। ठीक है, तो मोहम्मद का अंतिम आक्रमण कहाँ था? 1027 ईस्वी में गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में होती है। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी का जब मृत्यु होता है तो वो एक जिस रूम में सोने का भरा हुआ सोना था उसी रूम में वो सोता था और हमेशा वो सोने को ही देखते रहता था। और देखते देखते वो उसका दिमाग फिर गया था, पागल टाइप का वो हो गया था। तो उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में गजनी में हो जाती है। और एक कहानी और भी है कि वो फिरदौसी जो कि शाहनामा के रचनाकार होते हैं, उसको बोलता है कि तुम जितना छंद लिखोगे ना उतना तुम्हें हम सोना भेंट देंगे। तो जब 10,000 छंद लिख दिया जाता है तो शाहनामा, तो वो लेके जाते हैं फिरदौसी। तो गजनी कहता है नहीं, हम चांदी के देंगे। तो इससे तत्पर होता है कि महमूद गजनबी सोने के या धन के बहुत लालची थे।
अब मोइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि इसके दरबारी कवि कौन थे? उत्बी थे। उत्बी ने 2 रचना की थी, किताब उल यामनी और तारीख ए हिंद। यामनी वंश था तो यामनी वंश से याद रखिएगा। यामनी कौन लिखेगा? तो दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन था? उत्बी। क्या लिखेगा? यामनी। तारीख ए यामनी या किताब उल यामनी, ठीक है। उसके बाद गजनी के साथ, ये तो 11वीं शताब्दी चल रही है, तो 11वीं शताब्दी में कौन आया था? तो अल-बरूनी। अल-बरूनी संस्कृत, गणित, ये सब के अच्छे जानकार थे। इन्होंने क्या लिखा है? किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद, 2 किताब लिखा है। यामनी कौन लिखेगा? उत्बी। और हिंद को किसने लिखा? अल-बरूनी। तो किताब उल हिंद का जो हिंदी में रचनाकार किसने किया? तो रजनीकांत शर्मा ने। हिंदी में रचनाकार किसने किया? रजनीकांत शर्मा। हो सके बड़ा लेवल के एग्जाम में पूछ दे तो आप एक बार देख लीजिए, रजनीकांत शर्मा ने। अच्छा, जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी ही था। तो ऐसे पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी, ठीक है। फिरदौसी रचना करता है शाहनामा का। देखिए, फिरदौसी जो था रचना करता किसका? शाहनामा का। तो शाहनामा को क्या बोला जाता है? अफ़गान का महाभारत, यानी कि अफ़गानिस्तान का महाभारत किसे बोला जाता है? शाहनामा को। शाहनामा का रचनाकार कौन था? फिरदौसी। अब फिरदौसी को इतिहासकार पूर्व का होमर भी कह के पुकारते हैं। उसके बाद आते हैं बेहाकी। बेहाकी ने किसकी रचना की थी? तारिक ए सुपुतगीन की। और तारिक ए सुपुतगीन कौन था? तो गजनबी के पिताजी थे। इसे इतिहासकार पूर्व पेप्स की उपाधि देते हैं। पूर्व पेप्स की उपाधि किसे? लैनपोल। इसे जो इतिहासकार लैनपोल, इसे पूर्व पेप्स की उपाधि देते हैं। देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे तारीख ए यामनी, तारीख ए हिंद, तो दे देगा तारीख ए फरिश्ता किसने लिखा, गुलशन ए इब्राहिम किसने लिखा। तो लोगों को लगता है कि गजनी के शासन का ही लिखा हुआ या गजनबी के दरबार का ही कोई इतिहासकार होगा, उसी ने लिखा होगा। लेकिन फरिश्ता कहाँ का था? बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल का दरबारी था, ठीक है। तो कभी कभी आपका ऑप्शन में दे देगा कि कौन इस गजनबी के साथ दरबार से नहीं जुड़ा था, तो फरिश्ता नहीं जुड़ा था। इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, गजनबी का उपाधि देखिए। एक तो इसे बुत सिखन कहा जाता था, क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ने वाला, जहाँ भी आक्रमण करता था वहाँ मूर्तियों को तहस नहस कर देता था। और एक गाजी की उपाधि, यानी कि विधर्मियों, यानी कि इस्लाम को छोड़ के जो विधर्म करता है, दूसरे धर्म का, उसको विनाश करने वाला की उपाधि भी से मिलता है, बोला जाता है गाजी। ऐसे गाजी की उपाधि एक और कौन लिए थे? तो बाबर लेता है गाजी की उपाधि, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये एक सिक्का चलाता है चांदी का, उसके ऊपर अंकित रहता है संस्कृत में कुछ मुद्रा लेख टाइप से, कुछ संस्कृत में लिखा हुआ आता है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। और एक इतना सा आपको अगर और भी जानना हो तो आप किताब बुक पढ़िए, और भी आपको जानकारी मिलेगी, और ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। जय हिंद।